हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर हम ग्रेविटेशन यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी की यूनिट पिछली वीडियो में हो गई थी कंप्लीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक ये है। और वैसे भी अगर हम ग्रेविटेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि ये आया कैसे है। ये चीज़ तो सबको पता होती है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल उनके सर के ऊपर आकर गिर गया। तो उन्होंने फिर इसके बारे में सोचा, थ्योरीज बनाई, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर ग्रेविटेशन का लॉ हर जगह फॉलो होता है। एक यूनिवर्सल लॉ है, हमेशा हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो बस उसी की स्टेटमेंट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है, देखिए। द लॉ स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स attracts every other particle with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, मतलब कोई भी दो बॉडीज ले लीजिए आप, कोई भी दो बॉडीज इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, तो उनमें ग्रेविटेशन मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता ही है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है यहाँ पर हमारे इस यूनिवर्स में जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे या ना लग रहा हो। ठीक है, और इस फोर्स की कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे कि ये फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब दो बॉडीज होंगी, उनका कुछ मास भी होगा, इसका मतलब तो मास होगा तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जितना डिस्टेंस होगा उन दोनों बॉडीज के बीच में, सपोज डिस्टेंस आर है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम लिख सकते हैं जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। अब देखो, जी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर एफ ऑफ जी लिख देते हैं। एफ ऑफ जी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, क्योंकि जी तो यहाँ पर फिर वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट की बात आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं इसके बेस पर। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ द मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स, जो दो पार्टिकल्स है उनका मास है, एक का ले लेते हैं m1, एक का ले लेते हैं m2। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं r। तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से है। एक मास ये है, ठीक है, ये पार्टिकल ये पॉइंट ए पर है मास m1 और पॉइंट बी पर है मास m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या पता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब m1 और m2 का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस था r, तो यहाँ से ये हो गया r स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें पता है कि हम एक कांस्टेंट को हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस केस में जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसको हम इसकी जो यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, अभी बताएंगे। इसकी वैल्यू याद रखनी होती है हमें 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो आप इस वैल्यू को हमेशा याद रखिए, और आपको याद होगी भी, अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पर है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर एक होता है स्मॉल जी।
स्मॉल जी और कैपिटल जी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अर्थ पर कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर अलग अलग होती है, बट अर्थ पर यहाँ पर होती है 9.8 इंटू बस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ पर ग्रेविटी होती है 1/6 ऑफ अर्थ। जितनी अर्थ पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है, मून पर उसकी 1/6 ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो मून पर कम होती है, अर्थ पर ज्यादा ग्रेविटी है। तो यहाँ से जी की वैल्यू हमने आपको बताई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को यहाँ पर हमने डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया और केजी स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर्स में ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन्स सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। और तो एक बार हम पहले इसका यूनिट देख लेते हैं, यूनिट कैसा है। ठीक है, बाकी ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू यहीं से कैलकुलेट की गई है, बट स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसको तो याद रखना है हमें। बाकी यूनिट की जैसे हम बात करते हैं तो यूनिट का देखिए कैसे करते हैं। जी की यूनिट है तो एक बार जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जी की टर्म्स में, है ना। जी को सब्जेक्ट बनाकर एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, FR² अपॉन M1 M2, ये लिख सकते हैं FR² अपॉन M1 M2। अब क्या करते हैं, न्यूटन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर। R² ये एक डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है। और M1 मास मतलब केजी और ये M2 मास मतलब केजी, तो ये हो गया केजी, ये M1 के लिए और ये हो गया M2 के लिए। अब आप क्या करेंगे, इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल कर दीजिए। ठीक, सॉरी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है अपने पास न्यूटन, तो यहां से सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया। तो देखिए सिंपल सा है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर स्क्वायर, मीटर है यहाँ पर ये R² है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट होती है केजी, तो ये हो गया केजी M1 के लिए और ये हो गया M2 के लिए। तो यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये आ गई। इसको फिर सीधे आप ये SI में था और न्यूटन मीटर स्क्वायर और डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में डिस्टेंस आप रिलेशन जानते ही हैं, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो हम 11th क्लास में करते हैं स्टार्टिंग में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। MLT, जैसा कि हम जानते हैं मास का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो M होता है, और अगर दूसरी तरीके से हम लिखना चाहें मास के लिए तो हम क्या लिखते हैं, ML0 T0। ठीक, लेंथ के लिए लिख देते हैं हम M0 L T0, ठीक है ना, लेंथ के लिए। तो ये वही चीज है। तो अब जी की वैल्यू मतलब जी का जो ग्रेविटेशनल यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला है, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसको हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास G= FR² अपॉन M1 M2। तो अब जो फोर्स का होता है अपने पास ग्रेविटेशनल डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का,
उसको आप यहाँ पर पुट कीजिए, जो डिस्टेंस का होता है उसको पुट कीजिए, और m1 m2 का तो हमें पता ही है कि m होगा, m l0 t0। तो यहाँ पर इस सबको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m-1 l3 t2। तो इसको आप याद रखिए, या फिर आपको समझ में आ गया तो ये निकल भी जाएगा, बस आपको फोर्स का यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, वो इक्वल और अपोजिट होता है। मतलब देखो, अगर ये बॉडी बी पर जो फोर्स लग रहा है इस ए की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ए की वजह से लग रहा है बी पर, वो इस डायरेक्शन में है, और जो बी की वजह से ए पर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ए की डायरेक्शन ये है और ए की डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट डायरेक्शंस में है और इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट है। अब आप सोचेंगे कि ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा, जैसे कि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करते हैं कि कैंसिल आउट नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पर काम कर रहे हैं। अगर एक ही बॉडी पर काम कर रहे होते तो फिर ये नलीफाई हो जाते, मतलब इनका रिजल्टेंट 0 हो जाता। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक फोर्स बॉडी ए पर लग रहा है, दूसरा फोर्स बॉडी बी पर लग रहा है, तो ये कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए। दो अलग अलग बॉडीज पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चली कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट है, ठीक है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन, ये है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इस लॉ के हिसाब से, ये जो हमने लॉ निकाला था, इस लॉ के हिसाब से न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे हो रहा है। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे हो रहा है, और जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन ही देना था आज की इस वीडियो में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगी वो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, डिस्कशन करने वाले हैं कुछ चीजों पर। तो उसी वीडियो में मिलते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।